हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड पोर्टफोलियो फॉर 5-10 years and how you can be wealthy at the end of your tenure. So we are all seeing about this wealthy concept, how to become wealthy man. So wealthy क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वेल्थ जो है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या होता है, जो आप लोग हर रोज़ जो डे टू डे की जो जॉब कर रहे हैं उससे आपको आज़ादी मिलती है, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम टू डूइंग समथिंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो उसके लिए अगर कोई पैसिव इनकम हमारे एक्सपेंस के अलावा हमारे एक्सपेंस हिसाब से अगर आ जाए, सो आई थिंक दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू यू। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे कि हम अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रो करें, उसमें कौन कौन से एसेट होते हैं जो हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। और एक 5 की स्ट्रैटेजी को हम इस वीडियो में समझेंगे जिसके तहत आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। और कोई जो मिस्टेक है जो एज ए इन्वेस्टर हम यहाँ पर करते हैं, तो हमें कौन सी वो मिस्टेक अवॉइड करनी है और हमें कैसे सीखना है, तो इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है कि वेल्थ क्रिएशन के इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कंसेप्ट है जो हम बहुत लोग भूल जाते हैं, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। नाम तो सुना ही होगा, आई नो, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो हर साल कोई भी कंट्री हो वो 6 और 7% से मिनिमम 7% से ग्रो हो रहा है। उसमें 2 कंसेप्ट होता है, एक सेगमेंटल इन्फ्लेशन और एक है नॉर्मल कंज्यूमर इन्फ्लेशन। जैसे गांव हो, मतलब छोटे मोटे शहर हो, वहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट जो होता है वो 7% के रेट से बढ़ता है। लेकिन बड़े जो सिटीज़ होती है, मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद, उस सारी सिटीज़ में मुझे लगता है इन्फ्लेशन का जो एक्चुअल रेट है वो 8 to 10% से होता है। तो क्या लेना देना है इसका वेल्थ से? देखो, हम सभी लोग जो वेल्थ बनाने की इस क्रिएशन में लगे हुए हैं, ऑल अलॉन्ग लाइन, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी पैसा कमाते हैं, हम चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में हमारा इतना पैसा, मोटा पैसा बन जाए जो हमें वो नौकरी से आज़ादी मिल जाए। और आप जो करना चाहते हैं इस लाइफ में, जो किसी का मतलब हैबिट हो ट्रैवलिंग का, किसी का स्पोर्ट्स में हो, किसी का कोई अगर उसकी कोई हैबिट उसकी छूट गई हो तो वो उसको पुराना दे वांट टू ट्राई इट। तो उस केस में अगर हमें जाना है तो हमें इसमें इन्फ्लेशन को सीखना पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल वो जो SIP का ट्रेंड चल रहा है, और SIP के तहत लोग सोचते हैं कि मैं तो 50,000 की SIP कर रहा हूँ, मैं तो 60,000 की SIP कर रहा हूँ और उससे मेरी वेल्थ 20 अगले 20 साल में बन जाएंगी। तो थोड़ा हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि एक्चुअली SIP से हम वेल्दी बन सकते हैं क्या। देखो, समझने वाली बात है, SIP में अभी आप मान लो कि 25,000 रुपये कोई एक नया जो इन्वेस्टर हो, नया जो अगर कोई नौकरी में काम कर रहा है, तो अगर वो 25,000 मंथली अपना इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है, और SIP का एक नॉमिनल रिटर्न पकड़ लो, मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, कभी कभी बेयर मार्केट भी आएंगे, तो 20 साल का टेन्योर हम पकड़ते हैं, और मान लो कि आप 25,000 रुपये हर महीने अपनी SIP का कट कर रहे हो, और वो 20 ईयर तक आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। उसमें बहुत सारा ऊपर नीचे होगा बियर और बुल मार्केट में तहत, ठीक है। तो उसके जो एवरेज जो रिटर्न बनेगा आपका, पर ईयर का, वो 12% ही बनेगा, ठीक है। तो आप मान लो कि 12% से CAGR आप अगर SIP से 25,000 आज की रेट में करोगे तो 20 साल के बाद यस आपके करोड़ रुपए बन जाएंगे, डेफिनेटली आपके बन जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, उस 20 ईयर्स में इन्फ्लेशन तो 7-8% से बढ़ा है ना। तो हम उस चीज़ को बहुत समय के बाद, मतलब उस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं। तो उस 12% में से आप ये 7-8% हटा दो तो आपके पास 5% बचता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप कोई वेल्थ नहीं बना रहे हो, आप जस्ट अपने मन को समझा रहे हो कि हाँ मैं SIP कर रहा हूँ और मैं वेल्दी बन रहा हूँ। दैट इज़ नॉट द वे टू डू द वेल्दी, ठीक है। और आप ये एक बात समझ लो कि उसके बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये आ भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बाइंग ऑफ मनी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। आज जो भी चीज़ 20,000 को मिल रही है वो उस समय में 20,000 को नहीं मिलेगी, वो 40,000 को मिलेगी, ठीक है। आप जानते हो कि 2005 में अगर कोई टीवी 5,000 में आता था, लेकिन अभी उसकी कॉस्ट कितने में आ गई। टीवी जस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारी कार की आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी अपनी ग्रोसरी चीज़ के आइटम्स की एग्जाम्पल ले लो, तो वो जो है वो इन्फ्लेशन से साथ बढ़ती रहती है। हमें इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जो मैंने कहा कि 1 करोड़ अगर आपके पास बना हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 35-40 लाख की ही होती है। मतलब उस टाइम में, मतलब 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ तो रहेंगे, लेकिन आप 1 करोड़ से कुछ कर नहीं पाओगे, वो कम पड़ देंगे आपको, क्योंकि 35 to 40 लाख ही आपके इसमें बनेंगे। इसका रीज़न है इन्फ्लेशन,
जैसे मैंने कहा वो 12% में 5% 7% इन्फ्लेशन का निकल जाता है। अगर आप बड़े सिटी में रहोगे तो इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 12% में 10% मतलब निकल ही गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। और हम अपने मन को समझाते हैं कि हाँ मैं वेल्दी बन रहा हूँ, लेकिन आप वेल्दी बन नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं वो हम समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे असेट होते हैं जिस असेट में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पहला असेट होता है मोस्ट कॉमन इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और लास्ट में आता है इक्विटी एसेट क्लास, ठीक है। आप अगर देखोगे प्रॉपर्टी का एक मोटा मोटी भी एग्जांपल ले लो, बहुत बड़े सिटीज़ में भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो उसमें ऊपर SBI का 10-12% का लोन भी करते हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा है कि उसका जो परसेंटेज ऑफ यील्ड आता है पर ईयर का वो 3 या 4% ही आता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। 1 करोड़ का फ्लैट अगर मान लो कि आपने मुंबई में लिया है, उसके ऊपर 10% का वो छोड़ ही दो, SBI का लोन चल रहा है, लेकिन मतलब आपने फ्लैट ले लिया और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, आपको पर मंथ में 30,000 की आमदनी उससे आ रही है, तो मोटा मोटी 12 महीने का हो गया 3,60,000। 1 करोड़ का आपने फ्लैट खरीदा, उसके ऊपर आपको जो यील्ड आ रही है, यील्ड मतलब उसमें जो रिटर्न आ रहा है वो हार्डली 3.6% का आ रहा है, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। और आप ये सोचो कि इट जस्ट कॉम्पिटिशन पीयर प्रेशर में आके हम फ्लैट और इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी के रेट भी कंट्रोल्ड बाय ऑल दीज बिग डेवलपर्स, और उसके हिसाब से हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, और उसके ऊपर 10% का SBI का लोन भी हम फेड रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, तो अपने आप के पास 3.6% का यील्ड आ रहा है, तो ये कहाँ से आपकी वेल्थ हो गई? आपका तो पैसा अटक रहा है ना, आप नहीं कमा रहे हो। गोल्ड भी देखोगे 8-10% से ही ग्रो होगा, कोई ज़्यादा नहीं ग्रो होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि इक्विटी एसेट क्लास। इक्विटी एसेट क्लास ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है 12-15% का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में, ठीक है। और इसीलिए आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है, इसीलिए हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग रिटेलर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सारा प्रॉपर्टी बेचूं और इक्विटी में पैसा लगा लूँ और मैं उसकी SIP कर दूँ और उससे मैं वेल्दी बन जाऊँगा। तो ठीक है, उसके थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्या इससे हम वेल्दी जनरली बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी एसेट क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली तो चीज़ होती है आप इक्विटी में किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप SIP के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, आप खुद के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो, वहाँ पर आपके पैसे डाल रहे हो, वहाँ से आप ग्रो हो रहे हो। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है, आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में है, कौन से सेक्टर में आपका अलोकेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ बनती है, ठीक है। तो आपको अगर वेल्दी बनना है या आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो सबसे अच्छी बात या इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या होता है। देखो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक होती है रिस्क और दूसरा होता है रिवॉर्ड। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा बनेगा। आप सोचोगे मैं रिस्क कम लूँगा और मेरी जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा रहेगी, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको रिस्क ज़्यादा लेनी होगी तभी जाके आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। रिस्क ज़्यादा मतलब आपने कोई स्टॉक में अगर इन्वेस्ट भी किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा। मतलब आपने किसी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट किया है, उसका वोलाटिलिटी नेचर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट आज किए, कल जाके पोर्टफोलियो 50 लाख का दिखेगा, 25 लाख का, 5 लाख का दिखेगा, बाद में 1.25 करोड़ का दिखेगा। तो ये जो वोलाटिलिटी है वो बहुत कम लोगों में उसका पेशेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है उस चीज़ को समझने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग इसमें वो कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो वेल्दी का जो नज़रिया है वो बदलता रहता है। मैं इसके ऊपर आता हूँ, मैं क्यों इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पहली तो चीज़ कि स्टॉक में अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें मोटाना तरीके से 15 या 20% का रिटर्न बनाना पड़ेगा, तभी जाके इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है वो 12-13% के अनुसार बनेंगे। अभी आप निफ्टी की तरफ आते हैं, बड़े स्टॉक की तरफ। तो बड़े स्टॉक ने मोटा मोटी 20 साल में 12 या 13% का रिटर्न दिया है, मोटा मोटी मैक्सिमम 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो बहुत ही कम, मतलब 12% पकड़ लो। निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 देता भी है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ जाओगे तो यही रिटर्न आ जाता है 24% का। तो 25% से कैगर से वो जो रिटर्न है वो बढ़ता रहता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। निफ्टी 50 के स्टॉक में जो बड़े हाथी होती है उसमें अपनी रिस्क भी कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है, वोलेटिलिटी नेचर वही का वही रहता है। आप फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल ले लो, HDFC बैंक का एग्जांपल ले लो, लास्ट के 3 साल से वही है, उसमें कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो ये लो रिस्क प्रोफाइल हुई आपकी, जिसमें आपका पैसा बचा रहेगा, लेकिन आप
पैसे को ग्रो नहीं कर पाओगे, आपके पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो ऐसे बड़े हाथी में की हुई है, वो वहाँ ही है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका पैसा बन नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मुझे अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मुझे 15 या 20% से रिटर्न बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा अपने वीडियो की शुरुआत में 5 की स्ट्रैटेजीज हैं, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर वेल्थ के रोड मैप पे ऊपर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो चीज़ है उसको रखना होगा, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की माइंडसेट रखना होगा। मतलब इसका मीनिंग है हिंदी भाषा में कि जो लोग गांव दुनिया कर रही है उसके अलावा आपको चीज़ करनी होगी। मतलब आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, वो बहुत सारे लोग जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब वो जाके HDFC बैंक खरीद रहे हैं, बजाज फाइनेंस खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ अगर वो कर रहे हैं तो आपको क्राउड से अलग होना पड़ेगा। यू नीड टू बी आउटसाइड ऑफ द क्राउड, तभी जाके आपकी असली वेल्थ बनेगी। आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का नज़रिया अपनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रेरियन आपको होना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ अ वन थिंग इज़ वेरी कॉमन, यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू कैनॉट एवरीवन कैनॉट बी रीच एट द सेम टाइम। ये मैं बहुत बड़े अपने वीडियो में कहता हूँ, एवरीबडी कैनॉट बी रीच टाइम, मतलब अपना दोस्त भी ग्रो कर रहा है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, यू कैनॉट बी हैव लाइक दिस। आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लो, आप क्राउड से अलग हटोगे, तभी जाके आप अपनी ग्रो को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। अलग हटोगे मतलब क्या, अगर मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ तो मुझे स्मॉल या मिड कैप में जाना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे यील्ड नहीं मिल रहा है। मुझे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करना है। इक्विटी एसेट क्लास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे उसमें जाना है। मुझे आउटसाइड ऑफ द इंडिया अपनी इन्वेस्टिंग को जर्नी को स्टार्ट करना है, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो और वेल्दी बन जाओ, नहीं। बहुत सारी इंडिया के आउटसाइड भी कंट्रीज है, जैसे US है, वो बहुत सारी AI के ऊपर स्टॉक्स है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी वेल्थ को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये एक हुआ कि क्राउड से अलग हटना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस इन्वेस्टिंग में करनी है कि SIP से आप जो सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग करोगे, वो नहीं, अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करो। You should not outsource your portfolio to someone else. That's my second point. क्योंकि आपने किसी को आउटसोर्स किया अपना पोर्टफोलियो, कोई PMS में आपने पैसे डाले, कोई स्मॉल कैप में पैसे डाले, कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, उसका मिनिमम जो कट होता है वो 1 या 2% का कट होता है। मान लो कि आपने 10 लाख कमा लिए, उसमें से 1 लाख उसको चले जाएगा, 9 लाख आपको मिलेगा, और उसमें से भी 13% का TDS आपका कट होगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका है, रिस्क आपने लिया, सब चीज़ आपने की। लेकिन जो कमीशन वाले लोग हैं वो आपसे 1% चार्ज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को पता है कि अपने जो SIP स्टॉक है या SIP का जो नेम है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हुआ या निपॉन इंडिया हुआ, उसका एक्सपेंस रेशो होता है। आपको जाके देखना पड़ेगा कि अपने म्यूचुअल फंड के SIP के इसमें कितना मेरा एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो मतलब वो कितना चार्ज करता है। अगर मैं इसको ऑफलोड करूँ तो 1% करता है, 2% करता है, कोई 2 या 2.5% भी करता है, 3% भी करता है, या 0.5 भी करता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आपको अपनी जो SIP एलोकेशन है वो स्मॉल या मिड कैप में रखनी होगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, उसका कमीशन कट कितना है, उसके बाद मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, और उसने लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया है। मेरा इन्फ्लेशन तो 6% हुआ है, उसने कितना परफॉर्म किया है। अगर आपके SIP में ऐसे कोई ये है, उसका जो आप रिटर्न देखो, एब्सोल्यूट नहीं, परसेंटेज रिटर्न में उसके NRR रेटिंग देखो, उसमें पता आपको चलेगा कि भाई साहब वो मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, इन्फ्लेशन कितना आ रहा है, और बाकी फंड जो है वो कितना दे रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको अपने वीकेंड का जो थोड़ा सा टाइम है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये सारे लोग आपका कमीशन खाते खाते अमीर हो रहे हैं, और आप लोग वेल्थ के चक्कर में, मैंने तो SIP शुरू कर दी, इस चक्कर में आप तो अपना पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो सेकंड चीज़ हो गई कि मतलब मुझे क्राउड से अलग रहना है। दूसरा है मुझे अपनी वेल्थ जो है खुद बनानी है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट साइकिल में इन्वेस्ट करना है। राइट साइकिल मतलब क्या, अभी जो मार्केट में बुल मार्केट चल रहा है, 2020 में आया था बियर मार्केट, मतलब बहुत पिटाई हो गई थी स्टॉक की। उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना है। स्टॉक को नीचे खरीदोगे, फियर में खरीदोगे, तभी जाके आपकी असली वेल्थ बनेगी। जब कभी भी मार्केट में फियर हो तो अपनी पढ़ाई को डबल कर दो, समझो इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है, क्यों ये स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, और उस समय में मतलब थोड़ा सा निडर होकर स्टॉक में इन्वेस्ट करो। वही राइट साइकिल होता है। अगर राइट साइकिल में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा बनेगा। आप वेल्थ के नेचर में
बाकी लोगों से अलग होंगे, क्योंकि बाकी लोग फियर में चले जाएंगे। आप नीडर होके वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे और आप ना बहुत अच्छा पैसा वहाँ पर कमा सकते हो, मतलब राइट साइकिल्स में। तो राइट साइकिल ये पॉइंट हुआ। दूसरा है अवॉइड ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के इसमें ऑप्शन और फ्यूचर में इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, उसमें जो 15% से 20% STCG कमा लिया, मतलब बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें भी 33% का इंक्रीज़ है। कोई भी चीज़ में 33% का इंक्रीज़ आने के बाद भी लोग उस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे मैं करोड़पति बन जाऊँ। ऑब्वियसली द परसेंटेज, जैसे सेबी ने कहा अपने 2 दिन के रिपोर्ट के बारे में, 91% पीपल आर सक्सेसफुल, 9% ऑफ पीपल आर लूजिंग द मनी। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं अपना STCG कितना दे रहा हूँ और कितने STCG में कितना मैं पैसा गंवा रहा हूँ। अगर मैं इतना पैसा उसमें गंवा रहा हूँ तो मेरा पॉइंट ही क्या है कि मैं उसमें चला जाऊँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, 3-4 साल का नज़रिया रखो, अच्छे स्टॉक करो, अच्छे स्टॉक को एनालिसिस करो, अपने पोर्टफोलियो में देखो कौन सी ऐसी कंपनी है जो 25% से 30% से ग्रो हो रही है। अगर कोई भी कंपनी इससे नीचे की है तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो HDFC बैंक लेके मैं वेल्दी बनूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ क्राउड में चले जा रहे हो। जैसे मैंने कहा, क्राउड से हटना होगा आपको। दूसरी चीज़, क्योंकि आपको बाय एंड फॉरगेट वाला जो कंसेप्ट है ना, उससे आपको बाहर हटना पड़ेगा। मैंने तो बाय कर लिया है, मेरा तो लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ। ये गलत बात है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम ये सोचेंगे मैंने बाय और बाय करके छोड़ दिया है और मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो, तो आप तो मर जाओगे, क्योंकि उसके मैनेजमेंट को भी पता नहीं है हेडविंड्स क्या आने वाली है, मार्केट में होने क्या जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि 20 साल में इन्वेस्टेड हो। नहीं, आपने कभी इन्वेस्टेड किया है तो उस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी क्या धंधा कर रही है, कैसे कर रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे है, कौन कॉल क्या हो रहा है। अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे तब आपको समझेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको पूरी तरह से ठोकना है, मतलब स्टॉक को सेल करना है। कोई उसमें हमें प्रेम या अभाव लुभाव नहीं है उस स्टॉक के नज़रिए से। अगर आप बाय और फॉरगेट स्ट्रैटेजी करके अपनी वेल्थ को बना रहे हो तो आप कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। आपको बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वेल्थ बनेगी। मेरा सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको अच्छी वेल्थ बनानी है तो आपको 20% के अगर अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 20% के अगर कहीं से भी कर लोगे तब आप जाके वेल्दी बन जाओगे। लेकिन ये काम आसान नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम देना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का टाइम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जाता है। उसमें से थोड़ा टाइम निकाल लो यार, कोई कंपनी के बारे में पढ़ो, धंधे को समझो, आप बहुत पैसा कमा पाओगे। क्योंकि वेल्दी सिर्फ माइंड में नहीं बनता है, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि आपको मैक्रो इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स के चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बुक्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। मैक्रो इन्वेस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैक्रो एनालिसिस क्या कह रहा है, तभी जाके आपको आप अच्छे तरीके से वेल्दी बन पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मुझे वेल्दी बनना है तो आपको पढ़ाई के बारे में, कौन से ऐसे सेक्टर है जो ग्रो कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर में मुझे ग्रोथ करनी है, कौन से ऐसे सेक्टर में अपना SIP का जो फंड है वहाँ पर अलोकेट कर रहा है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं थोड़ा इस वीडियो के समराइज़ करता हूँ। वेल्दी क्यों बनना है? इन्फ्लेशन। वेल्दी क्यों बनना है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बनना है। वेल्दी कैसे बनते हैं? इन्फ्लेशन को बीट कर से बनते हैं। वैसी वेल्दी कैसे बनेंगे? क्राउड से हटकर बनेंगे, अपने आप पोर्टफोलियो को मैनेज करके वेल्दी आप बनोगे। 20% CAGR अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करो से आप वेल्दी बनोगे। वेल्दी बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिंग जो है वो बैड साइकिल्स में करनी होगी, साइकिल को टाइम इन करना होगा, मार्केट को नहीं। मतलब बियर और बुल के जो अपने साइकिल होते हैं वहाँ पर अपने आप को ये करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाय एंड फॉरगेट की जो थीम है उसको आपको हटना पड़ेगा, तभी जाके आप वेल्दी के पाथ पे बने रहोगे। ठीक है, आपको ये भी सोचना होगा कि लार्ज कैप में मेरा अलोकेशन कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है। जितना ज़्यादा रिस्क जितना ज़्यादा रिवॉर्ड। और एक बात समझ लो, everyone cannot be rich at the same time. There will be 1 or 2 people will be only that pinnacle of शिखर जो होता है उसके पिनाकल में 1 या 2%
मतलब लोग होते हैं, बाकी सब दुनिया कचरे में ही डिब्बे में रहती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ शुड बी आई एबल टू डू दिस। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई भी कमेंट हैं तो मैं आई वुड लाइक टू सी देम एंड वर्क ऑन एम। और आपको जो वीडियो पसंद आते हैं उसके इसमें हम बहुत सारा काम करेंगे। तो इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को ऐसे ही चालू रखेंगे एंड यू नो वी विल गिव यू मोर इनपुट अबाउट द मार्केट्स एंड द फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।